हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा आपका विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ कक्षा 10th का 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। और इससे पहले अपन ने कल का जो वीडियो देखा था जेनेटिक्स फर्स्ट का, तो उसमें देख लिया था कि कौन जेनेटिक के फादर थे, कौन मॉडर्न फादर, मतलब मॉडर्न जेनेटिक के पिता किसे कहा जाता है, और जो उसके आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है। ये सारी चीजें अपने पिछले वीडियो में देख ली थी। इस वीडियो से कल ही इस वीडियो के साथ क्या है कि अपना फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था पीछे का। तो फर्स्ट चैप्टर के क्या है कि आपको क्वेश्चन आंसर मिल गए हैं, 29 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, उस 29 क्वेश्चनों को वहां होमवर्क के रूप में आपको करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो आपके पीछे के क्वेश्चन आंसर है उस चैप्टर के, उस पीछे के क्वेश्चन आंसरों को भी आपको लर्न करना है। होमवर्क नहीं करना, लेकिन लर्न करना है। अब आपको लर्न करना है तो देखिए आपको क्या करना है कि यदि किसी भी स्टूडेंट को उन 29 क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया है, सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चनों में, तो अपन एक वीडियो उन्हीं सभी क्वेश्चनों का बना देंगे, ताकि क्या हो कि सभी की प्रॉब्लम एक साथ सॉर्ट आउट हो जाए। अब देखिए मैंने उसमें लिंक प्रोवाइड करवाया है आपको, तो किसी बच्चे से अगर नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, जिनका अगर अच्छा वाला मोबाइल है तो उनके पास तो खुल भी जाएगा, लेकिन बहुत से समस्या आती है बहुत से बच्चों के, मेरे खुद के भी समस्या है इस चीज में। तो क्या करना है आपको, उसका भी अपन समाधान निकालते हैं कि जैसे ही आपके पास वो लिंक मिला है, थोड़ी देर उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए क्लिक करोगे 4-5 सेकंड के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके वो जैसे पूरा डैश डैश था उस पे ऊपर से ग्रीन कलर का सा, ऐसे ब्लू कलर का सा कवर आ जाएगा, और फिर ऊपर लिखा आएगा कॉपी, कट वगैरह, डिलीट वगैरह, ये वाला ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन आएंगे। तो आपसे क्या करना है, वहां से उस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करके आप उसको क्रोम में खोल लेना है। उस कॉपी करके क्या करोगे, उस लिंक को क्रोम में खोलोगे। क्रोम में जाओगे तो क्रोम में भी वहां थोड़ी देर के लिए दबाए रखना है, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देना है वहां से, तो वो खुल जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है उनको लिख लेना है, और साथ ही साथ उस पूरे चैप्टर जब क्लियर हो जाए तब आपको आगे की चैप्टर की तरफ बढ़ना है। क्योंकि यदि अपन उस चैप्टर को छोड़ देते हैं कि सर बाद में कर लेंगे, सर अभी तो काफी टाइम है, तो वो नहीं होगा। क्योंकि अपन बाद में बार बार रिवाइज करेंगे, तो अपन को जितना रिवाइज करेंगे उतना अपन को याद होगा। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो देखो मेंडल की सफलता के कारण तो अपन ने देख लिया था कि मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण रहे थे। कि पहले तो उसने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था, बाद में सांख्यिकीय विश्लेषण किया उसने, कि टीटी, स्मॉल टीटी वगैरह का प्रयोग किया, और जो मटर का पादप था उसका अध्ययन उसने क्या किया, सावधानी पूर्वक किया, इसलिए उसका क्या हो गया, इसकी सफलता के कारण उसको सफलता मिल गई। अब यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो मेंडल ने पादप का चयन क्यों किया, तो फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके फर्स्ट बिंदु की, तो अपन क्या करेंगे कि इसका जो पादप है एक वृक्षीय पादप है। एक वृक्षीय पौधा होने के कारण, एक वृक्षीय पादप होने के कारण, देखो इसका जो पादप था वो क्या था, एक ही वर्ष में उसको अपन बो भी सकते थे, बुआई कर दिया उसको और बुआई करने के बाद में वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया, ग्रो भी कर दी, उसके फूल भी आ गए, फल भी हो गए, बीज भी हो गए, और अपन को सारा रिजल्ट भी मिल गया। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो एक ही साल में तैयार हो जाता था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक वृक्षीय पादप होने के कारण ही इसको मेंडल ने चुन लिया। बाद में अगर अपन बी की बात करते हैं तो देखो ये द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, अब द्विलिंगी पुष्प क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने 8th क्लास या 9th क्लास में ये वाले एक पुष्प का डायग्राम देखा होगा, जिसमें पुष्प के डायग्राम में अपन ने ये दो चीजें देखी। यहाँ बना रहा हूं, ये एक जिससे
पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, और एक दूसरा ये जिसे स्त्री केसर या अपन जायान कहते हैं। तो ये मेल को दर्शाता है और ये फीमेल को दर्शाता है। तो यदि द्विलिंगी पुष्प वो होता है जिसमें एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा? द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। तो मटर के पादप में भी ऐसा ही होता है कि ये द्विलिंगी पुष्प है जिससे स्वयं परागण करवाया जा सकता है। स्वयं परागण का मतलब होता है कि देखो यहां से पहले तो आप ये समझ लो परागण क्या होता है। तो मैंने आपको वहां चीज 9th क्लास में भी ये चीज समझाई थी कि यहां से जब क्या होता है कि ये जो पुंकेसर हो गया, इसके द्वारा पराग कण का, इसका पराग कण का निर्माण किया जाता है। पराग कण का क्या करेंगे? निर्माण। ये नर युग्मक होते हैं, जैसे मानवों में शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, उसी प्रकार इनके जो होते हैं, जैसे बॉयज मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। तो उसी प्रकार इनमें क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो ये पराग कण किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, जीव जंतु कीटों के माध्यम से, और किसी के भी माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यहां से और यहां तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो यहां ध्यान रखना है कि स्वयं परागण का मतलब होता है एक ही पौधा खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि द्विलिंगी पुष्प है और ये यहां से यहां खुद के पुष्प के ऊपर ही चला जा रहा है, तो इसलिए इसको अपने क्या बोला? स्वयं परागण। और स्वयं परागण से क्या होता है? उनको शुद्ध वंशक्रम, मतलब कोई विभिन्नताएं, ज्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। जैसे मटर का पादप तो मटर का पादप ही उत्पन्न होगा, उसमें लंबे होने की कोई ज्यादा हेरफेर नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहां अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो इस द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसमें स्वयं परागण कराया जा सकता है। द्विलिंगी तो द्विलिंगी पुष्प की मैंने बात बता दी। द्विलिंगी का मतलब दोनों उपस्थित होंगे। स्वयं परागण का मतलब परागकणों का वर्तिकाग्र जो है या स्त्री केसर का अपना वहां तक जो पहुंचने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी? परागगण कहलाएगी। तो यहाँ दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वयं परागण कराया जा सकता है। यदि अगर अपन इसके सी पॉइंट की बात करते हैं तो ये तो स्वयं परागण मतलब खुद ही का ही क्या कर रहा है? जो स्त्री केसर पे ही क्या जा रहा है? वहीं के परागण वहीं स्त्री केसर पर जा रहे हैं। तीसरे में अपन बात करते हैं विपुंसन की क्रिया द्वारा पर परागण कराया जा सकता है। अब देखो विपुंसन की क्रिया क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होगा कि इसमें से जैसे अपनी बात की यहां कि ये अपना क्या था? एक ही पुष्प में पुंकेसर भी था और एक ही पुष्प में क्या था? अपना स्त्री केसर भी था। तो दोनों उपस्थित थे। तो अपन ने क्या कर रहे हैं? वी का मतलब होता है यहां हटाना, और पुंसन का मतलब है यहां पुंकेसर की बात कर रहा है। तो क्या करते हैं कि जैसे पादप वो फूल क्या है? ग्रो कर रहा है, उस पे ग्रो कर रहा है, ये परिपक्व हो रहे हैं, मतलब जनन करने की अवस्था में हो रहे हैं। जनन करने की अवस्था में हो रहे हैं तो क्या करते हैं? कैंची की सहायता से इसके इस पुंकेसर वाले भाग को हटा देते हैं। अब पुंकेसर वाले भाग को क्या कर दिया? हटा दिया। तो पुंकेसर वाले भाग को जो हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। विपुंसन अब अपन ने क्या कर दिया? इस पुंकेसर वाले भाग को हटा दिया। अब क्या होगा? ये तो जनन कर सकता है ना, अब ये तो जनन नहीं करेगा पुंकेसर, तो क्योंकि इसको तो हटा ही दिया अपन ने, लेकिन स्त्री केसर तो जनन कर सकता है ना। तो क्या करते हैं? ये पर का मतलब दूसरे पुष्प से,
अब दूसरा जो कोई पुष्प होगा इसका, उस दूसरे पुष्प से अपन क्या करेंगे, परागकणों को उठाएंगे और यहाँ पे लाकर डाल देंगे। तो क्या होगा, यहाँ निषेचन की क्रिया होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरे पुष्प से अगर अपन यहाँ इस पुष्प पर परागकणों को ला रहे हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, पर परागण, मतलब दूसरे पुष्प से आ रहा है। स्वयं परागण का मतलब खुद के पुष्प से ही आ रहा था, पर परागण मतलब दूसरे पुष्प से ही आ रहा था। ठीक है, तो ये अपना जो है इसका थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं यहां से आपको फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जैसे मटर के पादप होते हैं ना, मटर के पादप में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, मतलब विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। लंबा, बौना, छोटा, जो भी ये लंबा पाया जाएगा, कोई छोटा पाया जाएगा। किसी की जो फली है ये मुरझाई हुई होगी, किसी की फूली हुई होगी, तो किसी के बीज कैसे होंगे। तो ये जो है 7 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 14 लक्षण पाए जाते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो मटर के पादप में विप्यासी लक्षण पाए जाते हैं या विप्यासी जोड़े पाए जाते हैं। तो ये क्या थे, इसकी सफल चुनने के कारण से कि क्यों चयन किया था, इसमें क्या देखिए, अगर किसी स्टूडेंट्स को सर कि ये तो बुक के ही पॉइंट है, हाँ बिल्कुल सही है कि ये वाले जो पॉइंट है आपको बुक के ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, बोर्ड जो क्लासें होती है उसमें कभी भी बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। इस चीज को क्या कर सकते हैं अपन, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे होगी या इसको अपन इसलिए बोला जाता है, या आप लोगों ने क्या किया होगा, यदि किसी ने जैसे छुट्टियों में किसी ने बुक्स परचेज कर ली होगी और यहाँ से रीडिंग लगाना स्टार्ट किया होगा, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 90% ऐसे बच्चे होंगे जिनको द्विलिंगी, विपुंसन, विप्यासी इन चीजों का मतलब पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन साथ के साथ चीजों को क्लियर करते जाइए। बाद में ऐसा नहीं हो कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हो। आपने देखा होगा तो पिछले साल अपना ए सेक्शन था तो उसको अपन ने बहुत ज्यादा मेहनत करवाई और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी उनको। क्यों, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ध्यान ही नहीं दिया इस चीज। तो ये जो अपना टॉपिक है ये क्लियर हो गया। इससे अगर अपन आगे बात करेंगे तो जैसे कल जो मेंडल था, उस मेंडल ने क्या कर लिया था कि 7 वर्षों तक रहकर मटर के पादप पर अध्ययन कर लिया, और वो सन कौन सी थी, 1856 से 1863 तक उन्होंने क्या किया था, उस चर्च के पादरी रहकर उन्होंने प्रयोग किया वहां पर। अब प्रयोग कर लिया, और मैंने कल भी आपको ये चीज बताई है कि यही सन आपको क्या करनी है, याद करनी है, दूसरे सन आपको याद नहीं करनी। इसके बाद में क्या था कि जैसे 1882 के समथिंग उसकी मृत्यु हो गई और 1882 में वो मर गया। उसके बाद में वो पूरी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, मैंने आपको बताया था कि कल जैसे जीवन परिचय में अपन ने देखा था कि उसकी एक भ्रूण सोसाइटी द नेचुरल हिस्ट्री एक पत्रिका थी जिसमें इसका प्रयोग प्रकाशित हुआ था। अब उसका प्रयोग प्रकाशित हुआ, लेकिन वो पत्रिका क्या थी, एक सीमित एरिया से ही विकसित थी, ज्यादा दूर दूर तक फैली नहीं थी। तो कुछ सीमित लोग थे वहां तक ही उसके पता चल पाया कि मेंडल नाम के कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रयोग किया है। बहुत दूर तक इस बात का पता नहीं चल पाया, इसलिए उसका प्रयोग पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाया है। तो उसके बाद में क्या हुए कि सन 1900 की बात करते हैं। सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इनके जो प्रयोग थे उन प्रयोगों की पुनः खोज की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस वैज्ञानिकों ने की। तो सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई। पुनः
खोज की गई। और वो किसने की थी? एक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी। एक तो हुगो डीविच, कॉल लॉरेंस, एरिक वॉन शेरमेट। एरिक वॉन शेरमेट, ये देखो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसके नियमों की पुनः खोज की। और इन्होंने बाद में क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि जो मेंडल जो बता के गया था बिल्कुल रियल में वो बिल्कुल ठीक था। तो बाद में उसको इन तीनों के बाद में खोज करने के बाद में मेंडल को क्या नोबेल पुरस्कार मिला था उसकी खोज के लिए। ठीक है, तो आपको ये तीनों साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं। हुगो डीविच, कॉल लॉरेंस, एरिक वॉन शेरमेट जो नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। इसके बाद में अपन अब बात करेंगे तो कुछ अपनी शब्दावलियां हैं जिसे अपन बोल सकते हैं कि परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को याद करना अपन को बहुत जरूरी है, ताकि जब अपन मेंडल के आगे के नियम पढ़े, मेंडलवाद पढ़े, तो उसको अपन को पता होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है। तो देखिए यहाँ अपन कुछ परिभाषाएं लिखना चाहेंगे अपन यहाँ। तो यहाँ आपको टॉपिक लगाना है परिभाषाएं। तो पहले अपन को लिखना है जीन। जीन की परिभाषा क्या होती है? देखो आप सभी को पता है शुक्राणुओं के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के अंदर जीन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अपनी आकार एवं आकृति देने का कार्य करते हैं। कि जितने भी ये अपने पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो सभी एक शकल के इसलिए नहीं है क्योंकि सबका जीन जो है अलग अलग है। और जीन ही क्या करता है, इनको आकृति देने का कार्य करता है। अपन सभी को आकृति देने का कार्य करेगा। तो सभी जीन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारकों को अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यहां लिख देते हैं क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं युग्म विकल्पी। देखो युग्म विकल्पी का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़े, ठीक है, एलिस जिसकी बात करते हैं अपन। तो युग्म विकल्पी की अगर अपन बात करते हैं तो मतलब एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो विपरीत लक्षण, एक ही कारक को नियंत्रित करने वाले दो विपरीत लक्षण या दो विपरीत जोड़े क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब देखो युग्म विकल्पी का मतलब क्या हो गया कि अपन ने यहाँ जो बात की थी, आपके सामने यहाँ बात की थी कि जैसे अपन क्या लेंगे टी और यहाँ स्मॉल टी, तो ये क्या हो गए, एक युग्म विकल्पी हो गई। मैं आपको यहाँ से एक चीज बता देता हूँ कि क्या है कि जैसे अपने पास बुक दे रखी है और उस बुक में एक टेबल दे रखी है, तो आपको पुनः खोज से पहले क्या है वो टेबल बनानी है। आपको जैसे ही सब क्यों चुना उसके बाद में आपको क्या करना है, वो टेबल बनानी है और उस टेबल को याद करना है कि अपन इसको देखो, ये जो टी होते हैं
इनको अपन क्या बोलते हैं, ये प्रभावी होते हैं। प्रभावी का मतलब होता है ताकतवर होते हैं। और ये जो छोटे छोटे होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कहने का मतलब है ये कमजोर होते हैं। अगर इनको अपन लंबा भी कह सकते हैं, टी का मतलब यहाँ लंबा लेंगे और स्मॉल टी का मतलब हम यहाँ बोना लेंगे। इसको लंबा, इसको बोना, ये चीज आपको याद करनी है, नहीं तो आगे जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे मेंडलवाद, उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सर क्या कर रहे हैं या क्या समझा रहे हैं। तो देखिए ये ध्यान रखना आप कि जो टी होगा, एक बड़ा टी इसको लंबा लेंगे, जो छोटा टी होगा इसको बोना लेंगे। और ये प्रभावी होता है, मतलब ताकतवर होता है। जो कैपिटल वाला होगा वो क्या होगा, ताकतवर होगा, और जो स्मॉल वाला होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब इससे आगे आपको क्या करना है, जैसे अभी समयुग्मजीव, विषमयुग्मजीव, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकरण, द्विसंकरण, बहुसंकरण, त्रिसंकरण, जो भी अपन पढ़ेंगे, यहाँ अब से कम अपन को 8 से 10 परिभाषाएं और देखनी है। 8 से 10 परिभाषाएं हैं, तो आप क्या करना, अगले वीडियो की तैयारी करना कि वो जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जो भी फिर क्या है, मैं दोबारा जैसे ही समझाऊंगा आपको, तो दोबारा समझाते ही क्या होगा, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको आंसर दूंगा। ठीक है।